तो हेलो एवरीवन। मैं भी आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत टाइम से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। तो वीडियो ना आने का कारण ये था कि देखो अभी बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि किस टॉपिक पर वीडियो लाया जाए। तो मुझे उचित यही लगा कि हम अपने काम पे वापस चल सकते हैं। जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हम आपको करा रहे थे, अब हम उसी काम पे वापस आ जाते हैं। बोर्ड परीक्षाएं जो है समाप्त हो चुकी हैं। आज शाम तक या कल रात तक मैं आपको ये भी बता दूंगा कि परीक्षा का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आउट होगा। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी प्रकार की आप जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह एसएससी की हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी, यूपी लेखपाल वीडियो, किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, छोटे बड़े, तो स्टडी सीबीएल क्लासेस आपके लिए सबसे बेस्ट है। इस क्लासेस में हम आपको सारे मैटर प्रोवाइड कराते हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए, आज के इस सीरीज़ में हमने 90 क्वेश्चन को जो है सेलेक्ट किया है, जो कि जियोग्राफी सेक्शन से है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए एक बार वन बाय वन करके हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ते चलते हैं, इसके आंसर को जानते चलते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक स्टडी सीबीएल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। पहले कभी सौर मंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे, फिर जो है आज वर्तमान समय में संपूर्ण सौर मंडल में केवल 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और बीच बीच में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, आप कोशिश करिएगा उन प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर देने का। ठीक है, तो चलिए, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया और कोलंबस पर्वत जो है किस ग्रह पर स्थित है? बुध पर, शुक्र पर, पृथ्वी पर या मंगल पर? तो मंगल पर जो है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सौर मंडल का जन्मदाता किस ग्रह को कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता जो है किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को या बृहस्पति को या शनि को? तो सौर मंडल नाम जाहिर सी बात है तो सूर्य को ही कहा जाएगा। किसे कहा जाएगा? सूर्य को। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, या फिर पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, या फिर जो है यह पूर्व में स्थिति होता है? इनमें से सभी। इनमें से कोई एक ही सही होगा, सभी तो नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होती है? घूमती है। इसी कारण से सूर्य हमें सदैव पूर्व से निकलता हुआ दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब से जो है हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण सेक्शन जो है चलना शुरू हो गए हैं। ठीक है, कि एक ग्रह कि अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपनी कक्षा से अधिकतम अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपसौर, अपोजी या पेरिजी? तो एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसौर। क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूर्य के धरातल पर तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल का तापमान जो है, यदि कोई सूर्य के धरातल पर उतरता है तो उसका तापमान लगभग, वैसे तो असंभव है लेकिन फिर भी उसका तापमान लगभग कितना है? 3000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस या 6000 डिग्री सेल्सियस? तो 6000 डिग्री सेल्सियस है यदि कोई सूर्य के धरातल का लगभग तापमान मापा जाएगा तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? कौन एक तारा है? चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र या सूर्य?
तो आपने अक्सर किताबों में पढ़ा होगा कि सूर्य हमारा जो है क्या है, एक तारा है। सूर्य से बड़े बड़े भी तारे हैं जो इससे ज़्यादा जो है क्या करते हैं, ऊष्मा दे सकते हैं, प्रकाश दे सकते हैं, लेकिन उनकी दूरी हमारी पृथ्वी से क्या है, बहुत ही दूरी पर है। इस कारण से वो हमें छोटे छोटे नज़र आते हैं। ठीक है, सूर्य से कई हजार गुना दूर हैं वो। उसके बाद अगला है 8वां क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश धरती में पहुंचने में कितना समय लेता है? 8.3 मिनट, 7.3 मिनट, 9.4 मिनट या 10 मिनट। तो जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक आने में जो है 8.3 मिनट का समय लगाता है। 8.3 मिनट का लगभग करके बोलेंगे 8 समथिंग मिनट का समय क्या करता है, लगाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शाम का क्या, सुबह, भोर और शाम मतलब होता है सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। मंगल को, शुक्र को, पृथ्वी को या बुध को? तो शुक्र को जो है सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन है बी राइट। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 10 है, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है। पृथ्वी से सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह क्या है, स्थित है, निकटतम? बुध है, शुक्र है, मंगल है या बृहस्पति है? तो पृथ्वी से पूछा है कि पृथ्वी से सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है, तो शुक्र है। ठीक है, अधिकतम चमकने वाला ग्रह कौन सा है? अधिकतम चमकने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, बुध है, मंगल है या शनि है? तो अधिकतम चमकने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। कौन है? 11 का ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जियोग्राफी का जो है सौरमंडल, सोलर सिस्टम से ये सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जियोग्राफी सेक्शन चल रहा है आज। ठीक है, तो हम अपने कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे वापस आ चुके हैं। अब ऐसे ही जो है हम आपको महत्वपूर्ण जो है टॉपिक देते रहेंगे। बस बने रहिए स्टडी सीबीआई क्लासेस पे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? मार्च में, जुलाई में, सितंबर से या जनवरी में? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन है वो बी है, बी राइट है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर जो है जुलाई के आसपास होती है और में भी इसी जो है महीने में हमारी बरसात भी शुरू हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगभग 149 मिलियन है, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है, लगभग 227 मिलियन किलोमीटर या 300 मिलियन किलोमीटर? तो जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है वो है लगभग 149 मिलियन किलोमीटर। कितनी है? लगभग 149 मिलियन किलोमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, कहाँ पर? पृथ्वी के किस भाग पर जो है दिन रात की अवधि क्या होती है, समान होती है? वो है ध्रुवों पर या भूमध्य रेखा पर या मकर रेखा पर या कर्क रेखा पर? तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा पर जो है पृथ्वी पे दिन और रात की अवधि क्या होती है, समान होती है। अगला क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर हो तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कहाँ पर? उत्तरीय ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर या कर्क रेखा पर? ठीक है, तो जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। कहाँ पर पड़ती हैं दोस्त? भूमध्य रेखा पर जो है सूर्य की किरणें पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, किस तिथि को गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? आप जानते हैं कि हमारे तरफ सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो ये है 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर और 21 मार्च। तो 21 जून को जो है क्या होता है, इस तिथि को जो है हमारी पृथ्वी पर जो है सबसे लंबा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध पर स्पेशली सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है,
पृथ्वी की जो धुरी है, पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या है? झुकी हुई है, ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज है या वक्री है? तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी टिल्ट है, झुकी हुई है, कितना, ऐसा कहते हैं कि 23.5 डिग्री, 21.5 डिग्री लोग बोलते हैं ना, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या हुई है? झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है, कौन सा ग्रह ऐसा है जो लाल रंग का दिखाई देता है? शुक्र है, शनि है, मंगल है या वरुण है? तो मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो लाल रंग का क्या करता है? दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, तो ये है फोबोस, डिमोस, लेडा या फिर जो है फारेलिया। तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। कौन सा है? डिमोस। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। भूपर्पटी के, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम, एल्यूमिनियम, लोहा या पोटेशियम? ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के भूपर्पटी पर जो है, जो तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है उसका नाम है एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 21। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार, मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना होता है? जो मेंटल है उसके नीचे जो क्रोड है, मतलब पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी की सतह के नीचे मेंटल है, मेंटल के नीचे क्या है? क्रोड है। और ये जो क्रोड है वो किस जो है, किस तत्व का बना होता है? तो क्रोड बना होता है एल्युमिनियम का, क्रोमियम का, लौह का या सिलिकॉन का? तो यह जो क्रोड बना होता है यह बना होता लौह यानी लोहे का बना होता है। ठीक है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? 11 किलोमीटर के, 111 किलोमीटर के, 21 किलोमीटर के या 121 किलोमीटर के? तो पृथ्वी पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्नलिखित में से जिसके बराबर होती है वो है 111 किलोमीटर के। किसके? 111 किलोमीटर के। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री अक्षांश से, 0 डिग्री देशांतर से, 180 डिग्री देशांतर से या 180 डिग्री जो है पश्चिमी देशांतर से? तो 123 डिग्री ग्रीनविच से जो है तात्पर्य है कि 0 डिग्री देशांतर से। किससे तात्पर्य है? जब मिलता जुलता देखिएगा तो 0 डिग्री देशांतर लगा दीजिएगा। ठीक है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य। हाँ, और बाकी 17 तारीख को जो है, ध्यान दीजिएगा, 17 अप्रैल से बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म आ जाएगा। उसकी भी तैयारी स्टडी सीबीएड क्लासेस पे कराई जा रही है, ज्वाइन कर लीजिए और बस पढ़ते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समयों में कितने का अंतर आ जाता है? अगर जो है उनके देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर है तो उनके समयों में जो अंतर आएगा 15 मिनट का, 8 मिनट का, 4 मिनट का या 2 मिनट का। अगर उनके जो है देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर आता है तो उनके समयों में 4 मिनट का क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। 1 डिग्री में एक अंश का जो अंतर होता है वो 4 मिनट के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है, पृथ्वी से के द्रव पदार्थों में घनीभूति में पाए जाने वाली चट्टानों को क्या कहते हैं? पृथ्वी के द्रव पदार्थों में घनीभूति पाए जाने वाली चट्टानों को क्या कहते हैं? तो आग्नेय कहते हैं, अवसादी कहते हैं, रूपांतरित कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूति पाई जाने वाली चट्टानों को आग्नेय चट्टानें कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टानें कहते हैं। अगला है स्लेट और संगमरमर। स्लेट और संगमरमर हैं क्या हैं? आग्नेय चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं, कायांतरित चट्टानें हैं या ज्वालामुखी चट्टानें हैं? तो भाई देखिए, स्लेट और जो संगमरमर है वो कायांतरित चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं?
कायांतरित चट्टानें हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है कहलाता है भूकंप मूल, भूकंप अभिकेंद्र, भूकंप केंद्र या इनमें से कोई नहीं। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उस स्थान को कहते हैं भूकंप अभिकेंद्र। क्या अधिकेंद्र, भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। ज्वालामुखी है, भूकंप है या चक्रवात है, प्रतिचक्रवात। सुनामी का मुख्य कारण सब लोग को पता है भूकंप। भूकंप के बाद सुनामी आना जो है क्या होता है, संभावना बहुत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भूकंपीय तरंगों को मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है। भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है। बैरोग्राफ, क्लाइमेकोग्राफ, सीस्मोग्राफ और एर्गोग्राफ। तो याद रखिएगा सीस्मोग्राफ के द्वारा क्या किया जाता है, भूकंपीय तरंगों का मापन किया जाता है। ये जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा था, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है, तो ये है जापान में या फिलीपींस में या इक्वाडोर में या हवाई द्वीप में। तो इक्वाडोर में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी, ठीक है। अगला स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है। जागृत है, सुषुप्त है, मृत और शांत है, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्ट्रोम्बोली है वो किस प्रकार का जो है क्या है ज्वालामुखी है, तो एक प्रकार का जागृत ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है, जागृत ज्वालामुखी है। आगे है रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्पस। हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं। रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं। वलित पर्वत हैं, अवशिष्ट पर्वत हैं, ब्लॉक पर्वत है, इनमें से कोई नहीं। तो रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि जो है आदि वलित पर्वत हैं। कैसे पर्वत हैं, वलित पर्वत हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है हिमालय, रॉकीज, एंडीज, आल्पस। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। कौन सी है, एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है। बोलीविया का पठार या कोलंबिया का पठार या फिर तिब्बत का पठार या कोलोरेडो का पठार। तो भैया तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। अगला है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस मिलती है, नाइट्रोजन मिलती है, जो कि कितनी है 78% के आसपास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर पाया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है। क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या आयन मंडल में। तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक जो घनत्व है वो क्षोभ मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, क्षोभ मंडल में पाया जाता है। अगला है, ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत जो है कहाँ अवस्थित है, क्षोभ मंडल में या क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में या प्रकाश मंडल में। तो जो ओजोन परत है वो ओजोन परत जो है किस मंडल में क्या है स्थित है।
तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में क्या है, स्थित है। किस मंडल में? समताप मंडल में स्थित है। अगला है शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? भूमध्य रेखा के, कर्क रेखा के, मकर रेखा के या आर्कटैटिक वृत्त के? तो भूमध्य रेखा के जो है दोनों ओर क्या पाई जाती है? शांत पेटी पाई जाती है। चलो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली जो है उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं? चिनूक कहते हैं, फौन कहते हैं, या खमसिन कहते हैं, या फिर सिरोको कहते हैं? तो जो आल्प्स पर्वत के जो है दोनों ओर आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली जो हवाएं होती हैं ना, शुष्क स्थानीय हवाओं को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं उसे फौन। क्या कहते हैं? फौन। अगला क्वेश्चन है 40 पर आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? मिस्ट्रल, बोरा, खमसिन या ब्लिजार्ड? तो निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवाओं में नहीं है? तो ये ठंडी स्थानीय हवाओं में खमसिन नहीं आती। कौन सी नहीं आती है? खमसिन नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 41, प्रति चक्रवात की विशेषता है तापमान में वृद्धि, तेज पवन, स्वच्छ आसमान या तीव्र दृष्टि? ध्यान दीजिएगा, जब भी जो है प्रति चक्रवात आने वाला रहता है तो आसमान बिल्कुल क्या रहता है? स्वच्छ रहता है। स्वच्छ आसमान एक खतरे की निशानी है। टॉर्नेडो है। टॉर्नेडो क्या है? एक अति उच्च दाब केंद्र, या फिर एक अति निम्न दाब केंद्र, या एक अति उच्च समुद्री लहर, या एक भूमंडलीय पवन? तो टॉर्नेडो इनमें से क्या है? तो टॉर्नेडो है एक अति उच्च दाब केंद्र है। क्या है? एक अति उच्च दाब केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 43 है, डोलड्रम क्या है? डोलड्रम क्या है? पहला है व्यापारिक हवाएं हैं, दूसरा भूमध्य रेखा के आसपास अल्पदाब का क्षेत्र है, और तीसरा है बहुत अधिक आर्द्रता वाला क्षेत्र, और चौथा है शांत समुद्रों वाला क्षेत्र। तो भैया डोलड्रम जो है डोलड्रम यहाँ पर है बी, मतलब भूमध्य रेखा के आसपास अल्पदाब का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व से की सबसे बड़ी झील है? कैस्पियन सागर झील, अरब सागर झील, सुपीरियर झील या विक्टोरिया झील? तो कैस्पियन सागर झील जो है सबसे बड़ी झील है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विक्टोरिया झील, सुपीरियर झील, बैकाल झील या मिशिगन झील? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। कौन सी झील है? सुपीरियर झील है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पर आ जाते हैं। देखिए कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को हमने उठाया है, और ये जो है किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विश्व में कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ए ऑप्शन में टीटीकाका, बी में विक्टोरिया है, सी में बैकाल और डी में मृत सागर है। तो बैकाल झील याद कर लीजिएगा, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील का नाम बैकाल झील है। क्वेश्चन नंबर 47 आ जाते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात बायोमा है, स्टेनली है, एंजिल है या नियाग्रा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजिल है। कौन सा है? एंजिल। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं, प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या ब्रिटेन में? तो प्रसिद्ध जो है अंगुलियोनुमा जो है झील क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, 49 की विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी में से स्थित है?
जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो किस नदी से संबंधित है? अमेजन से, मिसौरी से, सेंट लॉरेंस से या जेम्बेजी से? तो यहाँ विक्टोरिया जलप्रपात जो है किस नदी से संबंधित है? तो जेम्बेजी नदी से क्या है? संबंधित है। कौन सी नदी से? जेम्बेजी नदी से संबंधित है। उसके बाद अगला है पनामा नहर, जो कि एक कृत्रिम नहर है। कहा जाता है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर एवं लाल सागर को, प्रशांत सागर एवं अटलांटिक सागर को, अरब सागर एवं हिंद सागर को, भूमध्य सागर एवं महासागर को? ध्यान दीजिएगा, पनामा नहर जो है वह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और ये बनाई जाने वाली कैसी नहर है? कृत्रिम नहर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर किन दो सागरों को क्या करती है? आपस में जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से, या भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, या लाल सागर को हिंद महासागर से, या भूमध्य सागर को हिंद महासागर से? तो सुएज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से क्या करती है? जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आइए क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं, 52 पर। वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, कौन सी? आल्प्स, हिमालय, एंडीज या रॉकी? यूरोप की क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है। तो ये कौन सी यूरोप की पर्वत श्रृंखला है? तो वो है रॉकी। रॉकी जो है यूरोप की एक क्या है? पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ए है माउंट एवरेस्ट, बी है कंचनजंगा, सी है K2 और डी है धौलागिरी। तो भारत का जो है सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे ऊंचा शिखर जो है K2 है। कौन सा? K2। भारत का सबसे ऊंचा शिखर जो है K2 है। माउंट एवरेस्ट तो भारत का नहीं है, ये नेपाल का है। कहाँ का है? नेपाल का। 54 को 54 पर आ चुके हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है अटाकामा या कोलोराडो, बी है कालाहारी 3 है और थार जो है 4 है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो भैया दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो थार का मरुस्थल है। किसका मरुस्थल है? थार का मरुस्थल, ये थार है। अगला क्वेश्चन है, मानस एवं तीस्ता नदी किसकी सहायक नदियां हैं? मानस एवं तीस्ता नदी किसकी सहायक नदियां हैं? ताप्ती की, महानदी की, सोन की या ब्रह्मपुत्र की? तो मानस एवं तीस्ता नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की क्या है? सहायक नदियां। किसकी हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। तो 56 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है? इनमें से कौन सा दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है? नायुला दर्रा, तुजू दर्रा, नीति दर्रा या बुर्जिल दर्रा? तो जो नीति दर्रा है ना, वही जो है कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर इनमें से कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर जो है विश्व का सबसे छोटा महासागर है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट का कौन सा घाट मुंबई एवं पुणे के बीच संपर्क मार्ग है? पश्चिमी घाट का कौन सा घाट मुंबई और पुणे के बीच संपर्क मार्ग है? भोर घाट, थाल घाट, सिरकोट या पाल घाट? भोर घाट, थाल घाट, सिरकोट या पाल घाट? ठीक है। तो यहाँ पर जो है सिरकोट जो है
पश्चिमी घाट का वह घाट है जो मुंबई और पुणे के बीच क्या करता है, संपर्क मार्ग बनाता है। कौन सा, सिरकोट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 59 पर आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणी के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है, चंबल नदी, सोन नदी, महानदी या फिर ताप्ती नदी। तो जो चंबल नदी है ना, वह विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणी के मध्य क्या होती है, प्रवाहित होती। कहाँ, कौन सी नदी, चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है, सबसे लवणीय सागर है, यानी ऐसा कौन सा सागर जिसका पानी सबसे खारा है। ठीक है, सबसे लवणीय सागर है, तो सबसे लवणीय सागर कौन सा है, अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर या मृत सागर। तो मृत सागर सबसे लवणीय सागर है। इसकी डेंसिटी यानी घनत्व तो इतना ज़्यादा है, इसमें कोई कभी डूब नहीं सकता। आप उसमें कूद जाएंगे तो ऊपर ही रहेंगे, आप डूब नहीं सकते। ठीक है, इस सागर में लोग इसमें एंजॉय के लिए जाते भी हैं, उसी में आप सोए रहेंगे लेकिन डूबेंगे नहीं, क्योंकि पानी का घनत्व तो क्या है, बहुत ज़्यादा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 61, वुलर झील जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या मणिपुर में। तो वुलर झील जो है वह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, वुलर झील। आगे निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है। निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है, ब्राज़ील धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, क्यूरेशियो धारा या हम्बोल्ट धारा। तो कौन सी जो है शीत समुद्री धारा है, तो ये है हम्बोल्ट धारा। कौन सी धारा, हम्बोल्ट धारा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जल धारा है, हम्बोल्ट जल धारा, कैलिफोर्निया जल धारा, क्यूरेशियो जल धारा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए 63 जो है क्यूरेशियो जलधारा जो है सबसे गर्म जलधारा के अंतर्गत आती है। कौन सी, क्यूरेशियो जलधारा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 64 पर। प्रवाल क्या है, प्रवाल क्या है, यानी कोरल्स किसे कहते हैं। एक वन काष्ठ है, एक समुद्री जीव है, एक जड़ी बूटी है या एक स्थलीय जीव है। इनमें से जो है प्रवाल जो है एक समुद्री जीव है। क्या है, एक समुद्री जीव है प्रवाल। क्वेश्चन नंबर 65 पर आ जाते हैं। समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित घिरा हुआ है, यानी समस्त पृथ्वी का जो है कितना प्रतिशत भाग जो है जल से घिरा हुआ है। 29%, 71%, 75% या 79%। तो पूरी पृथ्वी का 71% आपने सुना होगा, 71% जो है किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ। 71% राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। इनमें से किसके समीप जो है ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, स्थित है। 66 क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप जो है स्थित है, दक्षिण अमेरिका के, यूरोप के, ऑस्ट्रेलिया के या अफ्रीका के। द ग्रेट बैरियर रीफ जो है किसके समीप स्थित है, तो वह जो है ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। किसके समीप, ऑस्ट्रेलिया के समीप जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति जो मृत हो रही है। पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति जो क्या हो रही है, मृत हो रही है। अत्यधिक मत्स्य के कारण, अत्यधिक जहाज रानी के कारण, अत्यधिक भूमंडलीय ऊष्मन के कारण या लकड़ी के बुरादे के अत्यधिक छेपड़ के कारण। तो पोर्ट ब्लेयर के समीप जो है प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति जो नष्ट हो रही है, वो किसके कारण नष्ट हो रही है, तो वो नष्ट हो रही है अत्यधिक मत्स्य के कारण, अत्यधिक मछली मारने के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है, सुंडा गर्त स्थित है
कहाँ पर है? सुमात्रा के दक्षिण भाग में, सुमात्रा के उत्तर भाग में, चागोस द्वीप के उत्तर में, चागोस द्वीप के दक्षिण में। सुंडा गर्त जो है वो जो है आपका सुमात्रा के दक्षिण भाग में स्थित है। किसके दक्षिण भाग में? सुमात्रा के दक्षिण भाग में। क्वेश्चन नंबर 69 पर आ जाते हैं। 69 क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? यानी भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, किस राज्य के लोग? तो ये केरल, मिजोरम, उत्तराखंड या गुजरात। तो केरल जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य बन चुका है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य केरल बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 70 पर आ जाते हैं। अर्ध दैनिक ज्वार भाटा के प्रायः कितने समय बाद आता है? अर्ध दैनिक ज्वार भाटा के प्रायः, जो अर्ध दैनिक ज्वार भाटा है कि प्रायः कितने समय बाद आता है? यह 12 घंटे 16 मिनट बाद, 12 घंटे 26 मिनट बाद, 24 घंटे 52 मिनट बाद या 24 घंटे 26 मिनट बाद। तो अर्ध दैनिक ज्वार भाटा जो है जितने समय बाद आता है वो आता है 12 घंटे 26 मिनट बाद, लगभग 12 घंटे 26 मिनट बाद। क्वेश्चन नंबर 71 है कि जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यानी जिसमें सबसे ज़्यादा जल भरा हुआ है, इस आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी, मिसिसिपी, यांगत्यांग या अमेजन नदी? अमेजन नदी जो है सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है और जो है जल के आयतन के आधार पर यह सबसे बड़ी नदी भी मानी जाती है। वैसे सबसे बड़ी नदी ये नहीं है। सबसे बड़ी नदी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बतानी है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर क्या करनी है? हमें बतानी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है राजस्थान या मध्य प्रदेश। इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है? तो ये है अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो है सबसे बड़ा राज्य है। आगे चलते हैं। यूरोप में कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? यूरोप में किस नदी को जो है कोयला नदी के नाम से जानते हैं? ए है टेम्स नदी, बी है राइन नदी, सी है रोन नदी और डी है एल्ब नदी। तो यूरोप में किस नदी को जो है कोयला नदी के नाम से जानते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, राइन नदी जो है, राइन, इसी को जो है यूरोप में कोयला नदी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी कहाँ गिरती है? ए है काला सागर में, बी है भूमध्य सागर में, सी है लाल सागर में और डी है कैस्पियन सागर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पसंद आ रही वीडियो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि कंटिन्यू चल रहे हैं, किसी प्रकार की कोई बहस नहीं है बीच में। ठीक है, आपको कंटिन्यू जो है क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं, उसके आंसर भी मिलते जा रहे हैं, तो इस बात पर जो है लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, भूमध्य सागर में जाकर के क्या होती है? नील नदी गिरती है। किस सागर में? भूमध्य सागर में। आगे बढ़ते हैं। 74 पर आ चुके थे ना? हाँ, भूमध्य सागर में। 75 पर आते हैं। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस नदी को जो है चीन का शोक कहा जाता है? यांगत्यांग को, है हुआंगहो को, आमुर को या सालविन को? तो किस नदी को जो है चीन का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 का जो है हुआंगहो नदी जो है ये, इसको चीन का शोक कहा जाता है। किसी नदी को शोक कहे जाने का मतलब जब उस नदी में बाढ़ आती है ना, तो आसपास के क्षेत्र जो है क्या हो जाते हैं? डूबने लगते हैं, जगहों को खाली करना पड़ता है। इस कारण से उस नदी को, उस स्थान का शोक कहा जाता है। आगे, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो अभी हमने आपको बताया कि सबसे चौड़ी नदी जो है अमेजन है, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इसमें सबसे अधिक पानी भी आएगा। तो यहाँ में अमेजन सही है। आगे ऑप्शन देख सकते हैं, मिसिसिपी है,
अमेजन है, नील है या डेन्यूब है? तो डेन्यूब है। तो अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे चौड़ी नदियों में गिनी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ए है अमेजन नदी, बी है गंगा नदी, सी है नील नदी और डी है मिसिसिपी मिसौरी। ठीक है। तो सबसे लंबी नदी जो है नील नदी को माना जाता है। हमारा क्वेश्चन था सबसे बड़ी नदी विश्व की कौन सी है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है कौन सी? नील नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, अमेजन नदी या मिसिसिपी। ठीक है, मिसिसिपी। 78 क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम और 10-11 क्वेश्चन और हैं हम अपने जो है लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो है विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी इनमें से कौन सी है? तो ये है अमेजन नदी। कौन सी नदी? अमेजन नदी जो है अपवाह के क्षेत्र से सबसे बड़ी नदी है। आगे अगला क्वेश्चन है, आसवान बांध। आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आसवान बांध जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो आसवान बांध नील नदी पर, जैरे नदी पर, लिम्पोपो पर या फिर जेमेंजी पर। तो आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर क्या है स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, नील नदी पर जो है कौन सा बांध? आसवान बांध स्थित है। आसवान बांध जो है नील नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस शहर, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पेरिस जो शहर है किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस शहर जो है किस नदी के तट पर क्या है स्थित है? डेन्यूब नदी पर, टाइबर नदी के तट पर, सीन नदी के तट पर या सतलज नदी के तट पर? तो ध्यान दीजिएगा, जो पेरिस शहर है वह जो है सीन नदी के तट पर क्या है स्थित है? किस नदी के? सीन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्त, सीन नदी के तट पर जो है कौन सा शहर स्थित है? वो आपका हाँ पेरिस शहर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं और इसके बाद 9 लास्ट क्वेश्चन और होंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बर्लिन राइन, लंदन टेम्स, न्यूयॉर्क हडसन या वियना डेन्यूब। तो कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो बर्लिन राइन जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी सभी जो है देशों में ये सभी नदियां बहती हैं, लेकिन जो है बर्लिन में जो है राइन नदी नहीं बहती। ठीक है, यही रॉन्ग है, सही सुमेलित नहीं है। तो ए ऑप्शन सही है। अगला है, भूमध्य रेखा के सबसे निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के सबसे निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो ये है पतझड़ी वन, शंकुधारी वन, घास स्थल वन या उष्णकटिबंधीय वन। तो भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो पाए जाते उष्णकटिबंधीय वन। कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? ए है अफ्रीका में, बी है ऑस्ट्रेलिया में, सी है यूरोप में और डी है उत्तरी अमेरिका में। तो 83 है वो ए राइट है कि अफ्रीका में। सवाना घास का मैदान जो है वो सवाना घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पर? अफ्रीका में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है, एस्किमो किस प्राकृतिक प्रदेश के निवासी हैं? एस्किमो जो है किस प्राकृतिक प्रदेश के निवासी है? टैगा प्रदेश के, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश के, टुंड्रा प्रदेश के या सवाना प्रदेश के? इनमें से कौन सा राइट होगा? तो जो एस्किमो हैं वो टुंड्रा प्रदेश के क्या हैं? निवासी हैं। प्राकृतिक निवासी किस प्रदेश के हैं? टुंड्रा प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 85 पर आ जाते हैं, 85 पर। इसके बाद लास्ट 5 क्वेश्चन होंगे। पेंगुइन जो पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? पेंगुइन जो होते हैं वो पक्षियों की श्रेणी में आते हैं मगर उड़ते नहीं हैं। वो किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? ये भूमध्य सागरीय प्रदेश में, भूमध्य रेखीय प्रदेश में, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में या टुंड्रा प्रदेश में? तो पेंगुइन जो पक्षी होते हैं वो जो है स्पेशली
टुंड्रा प्रदेश में ही क्या होते हैं, पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? टुंड्रा प्रदेश में ही स्पेशली पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं। बहुत ही अच्छा जो है क्वेश्चन आके निकल कर आ, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। किसका? चावल का, चाय का, तिलहन का और दाल का। इनमें से भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक भी है और साथ ही साथ उपभोक्ता भी है। किसका? तो ध्यान दीजिएगा, चाय का। चाय का उत्पादक भी भारत अच्छा है और भारत में जितनी चाय उगाई जाती है किसी देश में नहीं। चीनी भी है लेकिन चाय सर्वोपरि इसमें, इस ऑप्शन में से। अगला है नकदी फसल। हर एक क्षेत्र से जियोग्राफी के क्वेश्चन उठ रहे हैं। महत्वपूर्ण वीडियो है, तो इसे यूपी लेखपाल के तैयारी वाले, एसएससी, चाहे आप सीजीएल, चाहे सीएचएसएल, चाहे एमटीएस, एसएससी के किसी भी बेस की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत वीडियो लेखपाल और जितनी भी वैकेंसी आती हैं, आप किसी भी जो है की तैयारी कर रहे हो, यदि आप जो है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी सेक्टर की जो तैयारी कर रहे हो जिसमें कि सामान्य अध्ययन और जियोग्राफिकल पोर्शन आता है, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ज़रूर पढ़कर इसे जाइएगा पूरा देख करके, और वीडियो पसंद लाइक करिएगा। चैनल पर नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपसे जितनी वीडियो आएगी सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के बेस्ड पर होगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुके हैं, अब कंपटीशन शुरू। ठीक है, तो लगे रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, नकदी फसल में से निम्नलिखित में से कौन है? गन्ना है, कपास है, जूट है, गेहूँ है। अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए और उन तक जो है उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करने को जरूर कहें। ठीक है, 87 का जो है इसमें से नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल जो है गन्ना है, कपास है, जूट है, गेहूँ नहीं। गेहूँ नकदी फसल में नहीं आता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पर आ गए हम। 88, 89, 90 अब हम लास्ट करने वाले हैं। 88 क्वेश्चन है, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है कहाँ पर? सर्वाधिक सघन खेती कहाँ की जाती है? चीन में, भारत में, इंडोनेशिया में या जापान में? तो सर्वाधिक सघन खेती जो है जहाँ जहाँ की जाती है उसका नाम है जापान। कहाँ पर की जाती है? जापान में सर्वाधिक जो है सघन खेती की जाती है। सेरीकल्चर किससे संबंधित? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। लाख के पालन से, रेशम कीट पालन से, मधुमक्खी के पालन से या मछली के पालन से? तो सेरी कीट पालन, सेरी जो है वो रेशम कीट पालन के अंतर्गत आता है। सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन के अंतर्गत आता है। और इस सीरीज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची ए है, सूची बी है। फ्लोरीकल्चर किससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, फ्लोरीकल्चर जो है सिल्वीकल्चर है। फ्लोरीकल्चर, हार्टिकल्चर। तो ये जो है आपका बी ऑप्शन सही है, यानी ए जाएगा किस पर? 2 पर, यानी फ्लोरीकल्चर जो है फलों के कृषि से है। उसके बाद बी जाएगा 1 पर, यानी सिल्वीकल्चर वन एवं संरक्षण से है। उसके बाद सी जाएगा 3 पर, तो सी 3 पर फलों के उत्पादन से है फ्लोरीकल्चर। और डी जाएगा जो है हार्टिकल्चर, ये जाएगा डी जाएगा 3 पर। डी जाएगा किस पर? 3 पर। तो और ये आपका जो है यहाँ से आपका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। वैसे यहाँ कुछ चीज़ें गलत भी उससे लिखना हमको लगा लिखा है, लेकिन फिर भी अभी आपको इसका बी ऑप्शन जो है राइट है। ठीक है, अब आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएगा वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करेगा, अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा जो किसी प्रकार की कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और जो बच्चे 10th का पेपर दे के 11th में गए हों, या जो बच्चे 12th का पेपर दे के उन अगर आप जो है हमसे संलग्न हैं, जुड़े हुए हैं, आप जो है तो ऑफलाइन कोचिंग के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, चाहे किसी भी क्लास के बच्चे हों। और ऑनलाइन कोचिंग तो आपकी चली रही है, ऑनलाइन कोर्सेस आपके चल रहे हैं। तो बस आपको इतना ही कहना है कि वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, और आप सभी को जय हिंद।